हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तृतीय प्रश्न पत्र का जो विषय है वो है विज्ञान। विज्ञान में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं और अति लघु उत्तरी में हम लोग 30 तक प्रश्न देखे थे। 31वां प्रश्न, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रुधिर प्लेटलेट से जो है वो रुधिर स्कंदन में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, कार्य बताइए। तो हीमोग्लोबिन वह रंजक पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। अगला है प्रश्न 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है बताइए। तो धमनी और शिरा में अंतर देखते हैं। पहला है, धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिरा है रक्त को अंगों से हृदय में लाता है। मतलब धमनी जो है वो रक्त को क्या करती है, हृदय से बाकी अंगों तक पहुंचाती है, और जो शिरा है वो छना हुआ रक्त हृदय से मतलब शरीर से रक्त को छानने के लिए हृदय में लाती है। दूसरा है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर बाकी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। अगला है, धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है। जो धमनी में रक्त है वो दबाव के साथ बहता है, जबकि शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता रहता है। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता है। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो विटामिन के। और रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? तो फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है वो हम रक्त का थक्का बनाने में एक अनिवार्य प्रोटीन है। सबसे भारी धातु का नाम बताइए। तो ओस्मियम, OS से इसे प्रदर्शित करते हैं, यह सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु का नाम बताइए। तो प्लेटिनियम, PT से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला है, सुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी दूसरे स्थान पर, चांदी सबसे अच्छा मतलब चालक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो तांबा है। चांदी के बाद तांबा एक अच्छा चालक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। जो लोहे का ऑक्साइड होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। अगला है 43 नंबर का प्रश्न, चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाती है। चुंबक के सिरे के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। यह क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। मतलब चुंबक के जो बीचों बीच वाले भाग में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक के गुण बताइए। चुंबक के सिरे के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। यह क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। मतलब जो सिरा होता है चुंबक का, वहाँ चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। तीसरा है, चुंबक में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा ही की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहराने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? तो वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम। यह इस सूत्र के माध्यम से ओम, एम्पियर और वोल्ट में संबंध दर्शाया जाता है। 46 नंबर का प्रश्न है, रुधिर का लाल रंग क्यों होता है? तो रुधिर का लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है।
हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटीन होता है। अगला है 47 नंबर का जो प्रश्न है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन होता है। रुधिर प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन तक इसका प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। अगला है उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी लाल रुधिराणु के कार्य बताइए। तो आरबीसी के कार्य में है शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना, और दूसरा कार्य है शरीर की प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना, और तीसरा कार्य है रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। ये आरबीसी लाल रुधिराणु का कार्य है। 50 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में क्या जानते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है, और जो तृतीय उपभोक्ता होता है वो सर्वाहारी होता है। अपघटनकर्ता या अपघटक से आप क्या समझते हैं? तो अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने या अपघटन करने का काम करते हैं। जटिल पदार्थ को अपघटनकर्ता क्या करता है? सरल पदार्थ में तोड़ता है, जैसे जीवाणु और कवक। अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो अपघटनकर्ता जो होता है वो सूक्ष्म जीव होता है। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता है जो अपना भोजन उत्पाद से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पाद अर्थात हरे पेड़ पौधे से बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डी, हिरन, हाथी, घोड़ा इत्यादि। ये सब प्राथमिक उपभोक्ता। और 54 नंबर का प्रश्न देखें, तृतीय उपभोक्ता का सही उदाहरण है। तो तृतीय उपभोक्ता का जो सही उदाहरण है वो सर्प है या शेर हो जाएगा। सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो सर्वोच्च उपभोक्ता में मनुष्य और बाज आते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान 7.4 और यहाँ क्षारीय विलयन होता है। एक वयस्क, अगला है, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति में औसतन रक्त होता है उसके शरीर में। उत्कृष्ट धातुओं का के नाम बताइए। तो गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, मरकरी। धातुओं में सबसे आघातवर्ध होता है तो सोना और चांदी। ये ज्यादा आघातवर्ध होते हैं क्योंकि इन्हें जितना चाहो पीट पीट के पतला बनाया जा सकता है। कौन कौन धातु विद्युत धारा में के सर्वाधिक चालक हैं? तो चांदी और तांबा। मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की अंगुलियों पर लगाई जाती है या लगी होती है उसका नाम बताइए। तो सिल्वर नाइट्रेट जो वोट डालते समय हाथ की उंगलियों पर लगाई जाती है। ऐसे तत्व जो धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो धातु कहलाते हैं। अगला है सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक बल वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम है, इसे Li से प्रदर्शित करते हैं। सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं। और 65 नंबर का प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। तो परितंत्र में ऊर्जा की प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 21 फरवरी 2016 से उत्तर प्रदेश में कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है 21 फरवरी 2016 से। अगला है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे हैं। रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो लाल रुधिर
कणिका और इसे RBC कहते हैं। मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह अजीवित तरल पदार्थ होते हैं, इसे लगभग 90%, इसमें क्या होता है, लगभग 90% जल होता है प्लाज्मा में। अगला है रुधिर कितने प्रकार के होते हैं? तो रुधिर का प्रकार, तो रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? तो रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर का कार्य बताइए। तो रुधिर का कार्य है रक्त का थक्का बनना, और रुधिर का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन्स का संवहन करना, ये रुधिर का कार्य होता है। तीसरा कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण करना, और जो रुधिर का चौथा कार्य है वो है शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। अगला है रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार व समाज सेवी संस्थाएं रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है? तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर मनुष्य के शरीर के भार का होता है। कितना? तो 7%। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं ये समांतर बल रेखाएं होती हैं, ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, यानी इसका मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। और 76 नंबर का प्रश्न है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अगला है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन लेते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है अयस्क के सांद्रण के दौरान चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और धातु गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है और यह लीवर को प्रभावित करता है। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक खाद्य जाल बन जाता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत के 2 सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के 2 सुचालक पदार्थ हैं सोना और एल्युमिनियम, और विद्युत के 2 कुचालक हैं रबड़ और प्लास्टिक। अगला प्रश्न है सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो सर्वदाता जो है वो O है और सर्वग्राही क्या है? तो A B है। सर्वदाता O को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी वर्गों को खून दे सकता है, और जो सर्वग्राही है सभी वर्ग समूह से क्या करता है? तो रक्त ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं।